देखो सैलरी चैप्टर का पहले ओवरव्यू करते हैं क्योंकि इसी में ज़्यादा अटकने का डर है। सैलरी में आप लोगों को हम लोग देखो 3 हेड में सैलरी का ब्रेकअप पढ़े थे। पहला पार्ट होता है जिसमें सैलरी, बोनस, ग्रेच्युटी, डीए ये सब का बात आता है, और दूसरा पार्ट, एक सेकेंड होल्ड करो। सैलरी चैप्टर में जब हम लोग ये बिगनिंग में चैप्टर पढ़े थे तो हम लोग ये पढ़े थे बेटा कि 3 ब्रेकअप में अपने को पैसा का डिवीजन दिखाना है सैलरी हेड के अंदर। पहला ब्रेकअप है जहां सैलरी, बोनस, डीए, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, पेंशन, इन सब का ब्रेकअप दिखाना है। दूसरे हेड में हम लोगों को दिखाना था वो अलाउंसेस का ब्रेकअप दिखाना था हम लोगों को, जिसमें आपका मेन है HRA, हाउस रेंट अलाउंस जो था, टिफिन, कई एक अलाउंसेस ऐसा था जो फुल्ली टैक्सेबल था, कुछ एक अलाउंसेस था जिनमें जितना पेमेंट किए उतना डिडक्शन मिल जाएगा, बाद बाकी टैक्सेबल हो जाएगा, और कुछ एक अलाउंसेस था जिसमें फिक्स अमाउंट था, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जिसमें 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम्पशन है, बाद बाकी टैक्सेबल, आपको जितना मिला माइनस 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। वैसे हॉस्टल अलाउंस पढ़े थे तो ये सही अलाउंसेस हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा हेड आएगा वो परक्यूजिट, आपको घर मिल गया रहने को, हाँ तो तीसरा हेड आ जाएगा परक्यूजिट्स, जिसमें रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल गया, या पेंशन फंड मिल गया, या लीव ट्रेवल कंसेशन, आपका बॉस आपको घूमने का टिकट दे दिया, आपके घर में नौकर दे दिया रहने के लिए, आपको मोटर कार यूज करने दे दिया। तो हम लोग सैलरी को 3 ब्रेकअप में पढ़ते हैं। पहला जो नॉर्मल सैलरी का पार्ट होता है, जो बेसिक सैलरी, कमीशन, बोनस, डीए, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, पेंशन, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, ये सब क्या था। ग्रेच्युटी क्या था, रिटायरमेंट पे बड़ा अमाउंट मिलता है, जिसमें कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट पढ़ते थे। अगर कवर्ड हो तो जितना अमाउंट मिला, या फिर 5 लाख फिक्स अमाउंट है, स्टैट्यूटरी अमाउंट एक अमाउंट था, स्टैट्यूटरी अमाउंट, एंड 15/26 इंटू बेसिक सैलरी लास्ट ड्रॉन इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस डन। 15/26 साल में, महीना में 30 दिन होता है, एवरेज 15 दिन, 4 दिन का छुट्टी के कारण 26 दिन का महीना गिनते हैं। तो 15/26 हम लोग क्या करते थे ग्रेच्युटी में, हम एक एक करके पहले वो आइटम डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग ग्रेच्युटी में क्या करते थे, ये देखो, अगर ग्रेच्युटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले तो फुल्ली टैक्सेबल होता था। देखो यहाँ पे ऊपर क्या बता दिया, बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल होता है, डीए फुल्ली टैक्सेबल होता है, कमीशन और बोनस फुल्ली टैक्सेबल होता है। मतलब ये आपको मिला है तो आप पूरा पूरा फिगर ऐड कर लो, उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ग्रेच्युटी में क्या नियम था, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो फुल्ली एग्जम्प्टेड है। अगर ड्यूरिंग द जॉब आप ग्रेच्युटी का पैसा उठा लेते हो, ग्रेच्युटी तो रिटायरमेंट बेनिफिट है ना, अगर ड्यूरिंग द जॉब आप ग्रेच्युटी का पैसा उठा लेते हो तो फिर फुल्ली टैक्सेबल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुल्ली एग्जम्प्ट है। अब आप रिटायरमेंट के बाद उठाते हो और आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको जितना ग्रेच्युटी मिला माइनस मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट हो, आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपका ऑर्गेनाइजेशन कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट है, तो आपको जितना ग्रेच्युटी मिला माइनस इन 3 में से जो मिनिमम है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 20 लाख, या फिर 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी पर मंथ। अगर आपका 25 साल 6 महीना हुआ है तो 26 साल गिन लो, 25 साल 7 महीना हुआ है तो 26 साल गिन लो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस को, और अगर 25 साल 3 महीना हुआ, 25 साल 5 महीना हुआ तो 25 साल गिन लो। तो हम लोग ये चीज सीखे थे, इन तीनों में से जो छोटा अमाउंट होगा, जो मिनिमम होगा वो एक्चुअल ग्रेच्युटी से माइनस होगा, जितना बच जाएगा वो टैक्सेबल। और अगर आप नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट हो, मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन, आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपका ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है, तो फिर मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग माइनस होता था। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 10 लाख, या फिर 1/2 इंटू कंप्लीटेड सर्विस इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। और यहाँ एवरेज सैलरी पर मंथ का मतलब होता है 10 महीना का एवरेज सैलरी, 10 महीना का एवरेज सैलरी। कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट में सैलरी का मतलब होता था बेसिक प्लस डीए, नॉट कवर के अंदर मीनिंग होता है बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन।
तो बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन लास्ट 10 महीना में आपको जो मिला है उसको जोड़ो, डिवाइडेड बाय 10 करो, वो हो जाएगा एवरेज सैलरी पर मंथ। कंप्लीटेड ईयर सर्विस में 25 साल 9 महीना भी काम किए हो तो 25 साल ही मानना पड़ेगा, 25 साल 11 महीना भी काम किए हो 25 साल ही मानना पड़ेगा। मतलब फ्रैक्शन को भूल जाओ, जितना ईयर मेंशन है केवल बोलो। हाँ, और अगर ग्रेचुटी रिसीव आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई के मरने के बाद उसके घर वालों को ग्रेचुटी मिल रहा है तो कोई टैक्स नहीं है, फुल्ली एग्जम्प्टेड है। याद आ रहा है आप लोग को ये बातें? अगर नहीं याद आ रहा है तो प्लीज एक बार हमको अब अगर ग्रेचुटी से आगे बढ़े, लीव एनकैशमेंट। ये लीव सैलरी एनकैशमेंट क्या होता है? हमको साल में कुछ छुट्टियां मिलती है, हम वो छुट्टी नहीं लिए, हम उस छुट्टी का काम करके बदले में पैसा लिए और ये पैसा हम जुड़ता गया और हमको रिटायरमेंट पे मिला। तो देखो लीव एनकैशमेंट भी अगर कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस में उठाते हो तो फुल्ली टैक्सेबल है सब एम्प्लॉय के लिए। जॉब छोड़ने के बाद उठाते हो और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो जॉब पूरा ऑफ किया, फुल्ली एग्जम्प्टेड है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सब कुछ फुल्ली एग्जम्प्टेड है। और ड्यूरिंग द जॉब आफ्टर रिटायरमेंट वाला कोई भी पैसा उठाते हो वो हमेशा फुल्ली टैक्सेबल है। फिर चाहे वो ग्रेचुटी हो, चाहे पेंशन हो, चाहे लीव एनकैशमेंट हो, कोई भी फिगर हो, अगर जॉब करते करते वो पैसा उठाते हो जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलना था वो हमेशा फुल्ली टैक्सेबल है सब एम्प्लॉय के लिए। और रिटायरमेंट के बाद उठाते हो और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो सब कुछ एग्जम्प्टेड है। ये बेसिक याद रखने का बात है। अब आते हैं नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए लीव एनकैशमेंट का क्या कहानी होगा अगर वो रिटायरमेंट के बाद उठाता है। रिटायरमेंट के पहले उठाता तो वैसे ही फुल्ली टैक्सेबल हो जाता। तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग माइनस होगा, 4 में से कोई एक मिनिमम माइनस होगा। क्या क्या? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एज सैलरी, या फिर ₹3 लाख, या 10 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। या एवरेज सैलरी का मतलब वही 10 महीना का सैलरी, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। तो 10 महीना का बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन जोड़ो, उनको डिवाइड बाय 10 करो, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 करो। सर ये तो अजीब बात लग रहा है, एक ही तो आंसर आएगा ना। हो सकता है ना 4 महीना के बाद सैलरी बदल गया था, हो सकता है 3 महीने के बाद कमीशन बदल गया था। तो वो जो भी हो लास्ट 10 महीना में जो आपको मिला उनको जोड़ो, बेसिक को, डीए को और कमीशन को डिवाइडेड बाय 10 करो तो एवरेज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 करके यहाँ पे लिख दो। और चौथा फॉर्मूला है कंप्लीटेड एज ऑफ सर्विस माइनस लीव एक्चुअली टेकन इन टर्म्स ऑफ मंथ। 25 साल काम किए हैं, जितना महीना का छुट्टी लिया माइनस करेंगे इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ। और यहाँ पे भी फ्रैक्शन को इग्नोर करना है। तो सिर्फ कवर्ड ग्रेचुटी में फ्रैक्शन को लेना है, बाद बाकी सब जगह फ्रैक्शन को इग्नोर करना है ईयर ऑफ सर्विस में। तो इन चारों में से जो लोअर होगा वो माइनस होगा। मान लो हमको 6 लाख का लीव एनकैशमेंट मिला, 6 लाख का, तो चारों में क्या होगा? एक्चुअल अमाउंट रिसीव 6 लाख, सेकेंड स्टैट्यूटरी लिमिट 3 लाख। मान लो मेरा एवरेज सैलरी आ रहा है 20,000, तो 20,000 इंटू 10 2 लाख। और मान लो चौथा फॉर्मूला सॉल्व करने पे आ रहा है 1.5 लाख। तो 6 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, विचेवर इज लोअर, तो 1.5 लाख लोअर है यहाँ पे। तो हमको कितना ग्रेचुटी मिला, कितना लीव एनकैशमेंट मिला था? 6 लाख। 6 लाख माइनस 1.5 लाख करेंगे, जो बचेगा वो मेरे लिए टैक्सेबल होगा, उतना मेरा टैक्सेबल होगा। और मरने के बाद किसी लीगल हेयर्स को अगर वो पैसा मिलता है लीव एनकैशमेंट का तो वो हमेशा एग्जम्प्टेड है। तो लीव एनकैशमेंट पढ़े हम लोग। इसके बाद हम लोग पढ़े थे पेंशन। पेंशन में क्या पढ़े थे? पेंशन 2 टाइप का होता है, अनकम्यूटेड और कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन फुल्ली टैक्सेबल है। अनकम्यूटेड क्या होता है? अनकम्यूटेड मतलब रिटायरमेंट के बाद जो मंथली करके मिलेगा। अनकम्यूटेड मतलब रिटायरमेंट के बाद जो मंथली करके पेंशन मिलता है वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। लेकिन कम्यूटेड पेंशन अगर मतलब हम रिटायरमेंट के बाद लमसम में पैसा उठा लिए, हम रिटायरमेंट के बाद बोले हमको 3 लाख दे दो ग्रेचुटी का पेंशन का। मान लो मेरा हर महीना 20,000 पेंशन बनता है, हम बोले हमको मेरा टोटल जिंदगी का पेंशन जमा जो भी हुआ होगा, मान लो हम बोले हमको 30% दे दो, बाद बाकी हमको मंथली करके देते रहो। मान लो मेरा 10 लाख का पेंशन जमा हुआ था, हम बोले हमको 3 लाख दे दो, बाकी 7 लाख को मेरे रेस्ट ऑफ द जिंदगी में डिवाइड करके हमको पर मंथ देते रहो। तो अनकम्यूटेड वो हो गया जो हमको पर मंथ रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। कम्यूटेड मतलब जो हम लमसम में एक बार में ब्लॉक में उठा लिया, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जम्प्टेड होता है। और नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन, टोटल वो 10 लाख, मेरा टोटल पेंशन 10 लाख हो रहा था। अगर हम कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, मतलब हमको ग्रेचुटी एक्ट मिलता है, अगर हमको ग्रेचुटी मिलता है तो मेरे लिए क्या नियम होगा? पेंशन रिसीव्ड माइनस
मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन विच एवर इज लोअर। और अगर हम ग्रेचुटी नहीं मिलता हमको तो 1/3 की जगह 1/2 हो जाएगा। मान लो हमको पेंशन हो रहा है मेरा 10 लाख रुपया, हम बोले हमको 3 लाख लमसम में दे दो, तो हमको 3 लाख मेरा कम्यूटेड पेंशन हुआ, हम लिख दिए 3 लाख। सोचो हम चलो 5 लाख उठाया लमसम में, तो 5 लाख हमको ग्रेचुटी मिला, पेंशन मिला। अगर हम ग्रेचुटी भी मिलने वाला आदमी है तो मेरा एक्चुअल अमाउंट और 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन, 10 लाख का 1/3 3,03,000 30,333, एक बार 3 लाख मान लो राउंड फिगर में, तो 3 लाख और 5 लाख विच एवर इज लोअर छूट मिलेगा, बाद बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब 3 लाख का छूट मिलेगा तो 5 लाख में से 3 लाख गया, 2 लाख टैक्सेबल। और अगर हम कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट है तो हमको आधा छूट मिलेगा, हाफ ऑफ द टोटल पेंशन। मतलब हम 5 लाख ग्रेचुटी 5 लाख पेंशन उठाए और हम तुमको ग्रेचुटी नहीं मिलता है तो मेरे लिए सेकंड नियम आएगा, तो क्या होगा, लिखेंगे पेंशन रिसीव 5 लाख लेस मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल अमाउंट जो कि 5 लाख ही है और हाफ ऑफ द टोटल पेंशन, 10 लाख का हाफ 5 लाख, तो 5 लाख और 5 लाख विच एवर इज लोअर, तो 5 लाख ही लोअर है, तो 5 लाख माइनस 5 लाख, 0 पेंशन मेरा टैक्सेबल होगा, 0 पेंशन मेरा टैक्सेबल होगा। तो टोटल पेंशन का 1/3 छूट मिलेगा अगर हमको ग्रेचुटी मिलता है तो, और अगर हमको ग्रेचुटी नहीं मिलता है तो टोटल पेंशन का हाफ एग्जम्प्टेड होगा, टोटल पेंशन का, कम्यूटेड का नहीं, टोटल पेंशन का। अच्छा, वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन क्या था, मेरा बॉस हमको टाइम से पहले बोला रिटायरमेंट ले लो, हम 55, 56, 57 साल का है, मेरा बॉस देख रहे हैं इसको 3 साल और नौकरी पे रखेंगे, उतना एज है इसका भी, उतना काम करके दे नहीं पा रहे हैं, इसको टाइम से पहले रिटायरमेंट का ऑप्शन देते हैं, तो वो हमको रिटायरमेंट के लिए कंपनसेशन दिया, तो वो मेरे लिए इनकम है, टैक्सेबल तो होगा, सैलरी रेट के अंदर बिल्कुल होगा, लेकिन कितना एग्जम्पशन मिलेगा। जनरल सीधा साधा नियम है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और 5 लाख विच एवर इज लोअर, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और 5 लाख विच एवर इज लोअर। और एक बीआरएस स्कीम के एक्ट में गवर्नमेंट एक अमाउंट बताता है, तो गवर्नमेंट जो अमाउंट बताएगा वो, तो सीधा नियम एक्चुअल अमाउंट 5 लाख या फिर बीआरएस स्कीम के हिसाब से जो गवर्नमेंट हमको अमाउंट बताया, तीनों में से विच एवर इज लोअर हमको एग्जम्पशन मिल जाएगा, बाद बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। मान लो मेरा बॉस हमको 8 लाख का वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन दिया, तो हम लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड फॉर बीआरएस 8 लाख, एक्चुअल अमाउंट 8 लाख, स्टैट्यूटरी लिमिट 5 लाख, और मान लो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है वो बताया आपको कि 3 लाख होना चाहिए, तो 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख विच एवर इज लोअर, 3 लाख लोअर है, तो 8 लाख टोटल मिला, तो 8 लाख में से 3 लाख गया, बाकी 5 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। एन्युटी फुल्ली टैक्सेबल होता है। सैलरी रिसीव्ड इन ल्यू ऑफ नोटिस पीरियड, ये क्या होता है, ये सिंपल सा बात है, अगर आपको सैलरी मिल रहा है, आपको जॉब से निकालने का या जॉब छोड़ने का नोटिस दे चुके हो, अभी आप नोटिस पीरियड में सब कर रहे हो, कई ऑर्गेनाइजेशन बोलता है आपको कि आप तुरंत जॉब नहीं छोड़ सकते, आपको 2 महीना काम करके जॉब छोड़ना पड़ेगा ताकि 2 महीना में हम दूसरा स्टाफ ढूंढ सकें, उसको बोलते हैं नोटिस पीरियड। तो नोटिस पीरियड का जो भी सैलरी मिलेगा वो फुल्ली टैक्सेबल है, और सैलरी के नाम पे कोई और भी पैसा मिलेगा तो फुल्ली टैक्सेबल है। ये हो गया कुछ एक इंपॉर्टेंट आइटम सैलरी पार्ट का। अब आ जाते हैं अलाउंसेस पे। सबसे इंपॉर्टेंट अलाउंसेस पहला वाला ही है, HRA, इस पे सम्स रहता है। HRA में यही मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग माइनस करने मिलेगा, जितना HRA मिला माइनस मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल HRA रिसीव्ड। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो तो 50% ऑफ द सैलरी, अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो तो 40% ऑफ द सैलरी। और तीसरा फॉर्मूला है, तीसरा पार्ट होगा रेंट पेड, साल भर का आप कितना रेंट दे रहे हो माइनस 10% ऑफ द सैलरी, विच एवर इज लोअर का आपको छूट मिलेगा। तो मान लो हमको HRA मिला, मेरे बॉस से हाउस रेंट अलाउंस मिलता है पर मंथ, मान लो हमको 5,000 मिलता है HRA पर मंथ, तो साल का 60,000 मिला, तो हम लिखे HRA रिसीव्ड 60 लाख, 60 लाख लेस मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल HRA 60,000, 50% ऑफ द सैलरी अगर हम मेट्रोपॉलिटन में है तो, और नॉन मेट्रोपॉलिटन में तो 40% ऑफ द सैलरी। यहाँ सैलरी का मतलब बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन है, बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन है। मान लो मेरा बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन आ रहा है साल का, मान लो साल का 2 लाख, साल का 2 लाख, तो 2 लाख का 50% या तो 1 लाख, और अगर नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो 2 लाख का 40% मतलब 1 लाख
कितना होगा 2 लाख का 40%, 80,000। तो 80,000 या 1 लाख जो भी यहाँ पे मिले, मेट्रो है तो 80,000, नॉन मेट्रो सिटी है तो मेट्रो है तो 1 लाख, नॉन मेट्रो सिटी है तो 80,000। तो एक्चुअल HRA रिसीट 60,000 और बी नंबर क्राइटेरिया में आया या तो 80,000 या 1 लाख। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, मान लो हम साल का 3,000 का रेंट, महीना का 3,000 का रेंट दे रहे हैं, तो 3,000 इंटू 12 36,000 माइनस 10% ऑफ द सैलरी। मान लो मेरा सैलरी तो आ रहा था बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन 2 लाख, तो 2 लाख का 10% 20,000, तो 36,000 माइनस 20,000 16,000। तो मेरा पहला अमाउंट आ रहा है 60,000, दूसरा अमाउंट 80,000, तीसरा अमाउंट 16,000। तीनों में से विचेवर इज लोअर हमको छूट मिलेगा, मतलब 16,000 का छूट मिलेगा। 60,000 माइनस 16,000 करेंगे और 44,000 पे हम HRA को टैक्सेबल कर देंगे। सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस, टिफिन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, ये सब फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई क्लेम कर सकता है, वो लोग को छूट मिल सकता है। अब आता है दो इंपॉर्टेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्या है? अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए ऑफिस की तरफ से आपको पैसा मिल रहा है हाथ में। अलाउंस का मतलब क्या होता है? आपके हाथ में पैसा मिल रहा है। परक्यूजिट मतलब आपको कोई सामान मिल रहा है इन काइंड। तो आपके बच्चे को यहाँ पे, आपके बच्चे को आपका बहुत स्कूल में नहीं पढ़ा दे रहा है, वो आपके हाथ में पैसा दे दे रहा है, आप पढ़ा लो। तो आपको कितना छूट मिलेगा? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड टू द मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड, या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड विच एवर इज लोअर, उतना छूट मिल जाएगा, बाद बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। और चिल्ड्रन है हॉस्टल अलाउंस में ये 100 की जगह 300 कर दो, बाकी सब कुछ सेम है। ट्रक ड्राइवर अलाउंस, कई बार ट्रक ड्राइवर्स को अलाउंसेस मिलता है 70% ऑफ द अलाउंस या फिर 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर का छूट मिलेगा, बाद बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। मान लो एक ट्रक ड्राइवर को मान लो 12,000 रुपया करके मिलता है, तो 12,000 इंटू 12 महीना 1,44,000 रुपया उसको अलाउंस मिला, तो 1,44,000 का 70% या फिर 1,20,000 विच एवर इज लोअर का छूट मिलेगा, बाद बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आउटसाइड इंडिया अलाउंस मिलता है, फुल्ली एग्जम्प्ट है, और कोई भी टाइप का स्पेसिफिक अलाउंस हो वो फुल्ली एग्जम्प्टेड है, फुल्ली टैक्सेबल है। सॉरी, इन अलाउंसेस के अलावा कोई भी अलाउंसेस आप पढ़ते हो फुल्ली टैक्सेबल है। अब आते हैं परक्यूजिट हेड पे। परक्यूजिट में सबसे इंपॉर्टेंट है RFA, और दूसरा होगा मोटर कार, और तीसरा होगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट पेंशन, वो प्रोविडेंट फंड वाला। तीन ही परक्यूजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंट फ्री अकोमोडेशन, आपका बॉस घर दे दिया आपको रहने के लिए। दूसरा बात, आपका बॉस आपको गाड़ी दे दिया यूज करने के लिए। और तीसरा पढ़ेंगे, आपका बॉस आपके नाम पे प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रहा है और वहां से आपको इंटरेस्ट का भी कमाई हो रहा है, तो उसमें कितना टैक्सेबल और कितना छूट। ये तीन ही परक्यूजिट इंपॉर्टेंट है, बाद बाकी उतना कुछ ज्यादा काम का नहीं है। रेंट फ्री अकोमोडेशन का क्या नियम है? रेंट फ्री अकोमोडेशन इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज टैक्सेबल टू द एक्सटेंट ऑफ लाइसेंस फीस। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक लाइसेंस मिलता है, उस लाइसेंस का एक पर्टिकुलर फीस होता है, तो जितना लाइसेंस का फीस है उतना ही RFA टैक्सेबल हो जाएगा। यहां पे हम लोग टैक्सेबल कितना वो पढ़ेंगे, एग्जम्प्टेड नहीं पढ़ेंगे। परक्यूजिट्स में हम लोग कितना छूट मिलेगा ये नहीं पढ़ेंगे, हम लोग परक्यूजिट्स में ये पढ़ेंगे कितना टैक्सेबल होगा। तो RFA गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले तो उसका लाइसेंस फीस ये आपको सम्स में देगा, तो बहुत आसान से हो जाएगा। अब आता है अदर एम्प्लॉय, गवर्नमेंट को छोड़ के कोई और एम्प्लॉय है, तो अगर आपका बॉस वो घर भाड़े पे लेके दे रहा है आपको, तो 15% और भाड़ा विच एवर इज लोअर, 15% और हायर चार्जेस विच एवर इज लोअर आपका टैक्सेबल होगा, एग्जम्प्टेड नहीं, टैक्सेबल। 15% ऑफ द सैलरी और हायर चार्जेस विच एवर इज लोअर। यहां सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन प्लस सारा टैक्सेबल परक्यूजिट, सारे टैक्सेबल अलाउंसेस, बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन प्लस सारा टैक्सेबल अलाउंसेस का 15% निकालेंगे, और जितना घर का भाड़ा लग रहा है विच एवर, अगर घर बॉस भाड़े पे लेके दिया है तो। लेकिन अगर बॉस का खुद का घर है तो आपके सिटी का पॉपुलेशन देखना पड़ेगा। अगर बॉस के खुद का घर है तो आपको पॉपुलेशन देखना पड़ेगा। अगर पॉपुलेशन 10 करोड़ के ऊपर वाला है तो 15% टैक्सेबल, पॉपुलेशन 10 करोड़ से कम लेकिन 2 करोड़ तक है तो 10% टैक्सेबल, उससे भी कम है तो 7.5% ऑफ द सैलरी। तो 15, 10 और 7.5 आपको एग्जाम में बता देगा पॉपुलेशन कितना है, आपको एग्जाम में बता देगा जगह का पॉपुलेशन कितना है, कुछ नहीं हो तो 15% मान लेना। तो अगर
एक लिमिट आपको, पॉपुलेशन का लिमिट हम 1 सेकंड में बता रहे हैं, 1 सेकंड का ये होल्ड पे रहो, पॉपुलेशन का लिमिट भी आपको देख। अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है उस शहर का तो 15% ऑफ द सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा लेकिन 10 लाख से कम है, सॉरी 10 लाख से ज्यादा और 25 लाख से कम है तो 10% ऑफ द सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा, और अदर सिटी में 7.5% तक सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। आपको एग्जाम में कुछ नहीं बोले, आप चुपचाप 15% टैक्सेबल कर देना, क्योंकि मेनली हर शहर का पॉपुलेशन आज 25 लाख से ज्यादा ही है। हाँ, अगर आपको बॉस साथ में फर्नीचर भी दे रहे हैं तो, अगर बॉस खरीद के दे रहा है फर्नीचर, बॉस का ओन फर्नीचर है, तो 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। अब भाड़ा पे लेके दे रहा है तो जितना भाड़ा चुका रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब यहाँ कोई छूट वूट नहीं है। अगर बॉस फर्नीचर खुद खरीद के दे रहे हैं तो 10% टैक्सेबल, अगर बॉस फर्नीचर भाड़ा पे लेके दे रहे हैं तो जितना भाड़ा दे रहा है वो टैक्सेबल। तो घर के लिए क्या नियम, अगर बॉस भाड़ा पे घर लेके दे रहे हैं तो भाड़ा, मतलब बॉस का अपना घर नहीं है, बॉस भाड़ा चुका रहे हैं तो 15% ऑफ द सैलरी और भाड़ा विचेवर लोअर टैक्सेबल है। अगर बॉस का अपना घर है 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन तो 15%, 25 लाख से कम लेकिन 10 लाख से ज़्यादा तो 10%, और उससे भी कम पॉपुलेशन है तो 7.5% ऑफ द सैलरी टैक्सेबल है। और यहाँ सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, मतलब बेसिक प्लस जितना अलाउंसेस तक कैलकुलेट किया पूरा फिगर को ले लेना, परक्यूजिट से ठीक पहले अलाउंसेस तक जितना फिगर लियो टैक्सेबल उस पूरा फिगर को लेके कैलकुलेट कर लेना। तो ये था परक्यूजिट। अब हम लोग आते हैं मोटर कार पे। मोटर कार अगर बॉस का खुद का खरीदा हुआ है, बॉस ही मेंटेन कर रहा है, दोनों काम बॉस कर रहे हैं, और गाड़ी आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो मेंटेनेंस प्लस डेप्रिसिएशन आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। और गाड़ी दोनों पर्पस के लिए यूज होता है, कभी ऑफिस के लिए कभी आपके काम के लिए। तो अगर गाड़ी का सीसी 1.6 सीसी से ज्यादा गाड़ी का है तो 2400 रुपया पर मंथ, और उससे कम सीसी का गाड़ी है तो 1800 रुपया पर मंथ टैक्सेबल। और गाड़ी अगर ऑफिस के लिए यूज हो रहा है खाली, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। भाई ऑफिस के काम के लिए गाड़ी यूज करो, टैक्स किस बात करोगे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, अगर गाड़ी अगर मालिक खरीदा हुआ है लेकिन मेंटेनेंस उसका एम्प्लॉय करता है तो एम्प्लॉय क्या, अगर गाड़ी पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो सिर्फ डेप्रिसिएशन टैक्सेबल होगा। अरे बहुत मेंटेनेंस चार्ज तुम खुद दे रहे हो तो तुमको तो उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो टैक्स क्यों दोगे। और गाड़ी बहुत पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो 600 या फिर 900, गाड़ी का सीसी पे डिपेंड करता है। अच्छा उल्टा, गाड़ी एम्प्लॉय का है लेकिन मेंटेनेंस एम्प्लॉयर दे रहा है तो जो चीज एम्प्लॉयर दे रहा है वही आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। देखो ऊपर गाड़ी ओल्ड एंड मेंटेनेंस दोनों एम्प्लॉयर का था, मतलब गाड़ी का पैसा भी एम्प्लॉयर का लगा, मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर का लग रहा था, तो आपके हाथ में दोनों टैक्सेबल हो गया, मेंटेनेंस प्लस डेप्रिसिएशन। सेकंड क्राइटेरिया में गाड़ी एम्प्लॉयर का है, मेंटेनेंस आप दे रहे हो तो सिर्फ डेप्रिसिएशन आपके हाथ में टैक्सेबल हुआ। और उल्टा, गाड़ी आपका है, मेंटेनेंस एम्प्लॉयर दे रहे हैं तो मेंटेनेंस आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर गाड़ी मिक्स पर्पस के लिए यूज होता है तो जनरली 1800 या 2400 पर मंथ करके टैक्सेबल हो जाएगा। ड्राइवर का अगर अलग से पैसा दिया जा रहा है तो 900 रुपया पर मंथ अलग से ऐड कर लो ड्राइवर के नाम पे। ये वाला परक्यूजिट थोड़ा सा याद रखने लायक है, ये वाला परक्यूजिट थोड़ा सा आपको पढ़ के याद करना पड़ेगा। फ्री ट्रांसपोर्ट अगर आपका बॉस दे रहा है, मतलब ऑफिस का गाड़ी में आते जाते हो या जैसे हमको मिला हुआ है स्कूल बस मिला हुआ है, अगर खुद के एम्प्लॉयर का ट्रांसपोर्ट बिजनेस है तो जितना पब्लिक से लेता उतना आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर बॉस मतलब अरेंजमेंट कर दिया आपके लिए कि आप आओ जाओ ऑफिस, हम गाड़ी अरेंज करवा देंगे, तो जितना बॉस पेमेंट करे उस अरेंजमेंट के लिए आपके हाथ में उतना टैक्सेबल हो जाएगा। आपको कोई ट्रैवलिंग टूरिंग का हॉलीडे मिले तो जितना बॉस का खर्चा लग रहा है उतना आपके हाथ में टैक्सेबल। गिफ्ट वाला बड़ा मजेदार है, आपको कोई गिफ्ट वाउचर या टोकन दिलवा दे एम्प्लॉय, कैश गिफ्ट फुल्ली टैक्सेबल है। बॉस आपके हाथ में अगर कैश में कोई गिफ्ट दे रहे फुल्ली टैक्सेबल है। नॉन कैश गिफ्ट अगर दे रहे हैं 5000 से कम का तो टैक्सेबल नहीं है, 5000 से ऊपर का तो जितना एक्सेस है उतना टैक्सेबल है। बॉस आपको क्लब वगैरह में ऑर्गेनाइज करवा दिया, हेल्थ क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है तो टैक्सेबल नहीं है। लेकिन इसके अलावा और कोई क्लब है तो जो बॉस पेमेंट कर रहा है आपके लिए वो आपके लिए टैक्सेबल है। ये वाला इंपॉर्टेंट है। फ्री एजुकेशन, ज़्यादा इसमें कोई फिगर नहीं है याद करने को, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है।
अगर आपका बॉस आपके बच्चों फैमिली मेंबर्स को फ्री में एजुकेशन दिलवा दे रहे हैं और वो स्कूल बॉस का खुद का है या फिर बॉस कहीं से और अरेंजमेंट करके दे रहा है, दोनों ही मेंबर केस में बाकी फैमिली मेंबर के लिए टैक्सेबल है। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई करवा देते हैं तो आपको 1000 रुपया पर मंथ तक का छूट है, पर चाइल्ड 1000 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड आपको छूट है। इसके अलावा यहाँ कुछ ज्यादा काम का नहीं है। हाँ, गाड़ी आपको बॉस अगर बेच रहे हैं तो जितना उसका WDV है माइनस सेल प्राइस आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा उतना पार्ट। इलेक्ट्रॉनिक आइटम के केस में 50% WDV है, मोटर कार के केस में 20% WDV, अदर आइटम के केस में 10% ऑफ द स्ट्रेट लाइन मेथड डिप्रिसिएशन है। तो बॉस जितना मैं गाड़ी खरीदा था, जितना साल यूज करके आपको बेच रहा है, डिप्रिसिएशन माइनस करो। अब अगर आपसे वो मान लो 2 लाख का गाड़ी हो रहा है, WDV उसका 2 लाख निकल के आ रहा है, आज के दिन बुक वैल्यू उसका 2 लाख आ रहा है, बॉस आपको 1.5 लाख में दे रहे हैं, आपके हाथ में 50,000 टैक्सेबल हो जाएगा। मेडिकल फैसिलिटी मिल रहा है आपको, जनरली एग्जम्प्टेड होता है, लेकिन अगर आउट ऑफ इंडिया का मेडिकल फैसिलिटी मिल रहा है तो 2 लाख रुपया, अगर आपका 2 लाख से ज्यादा का आपका ग्रॉस टोटल इनकम है तो टैक्सेबल है, वरना छूट है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोविडेंट फंड। ये आपके सम्स में छपा हुआ रहेगा। प्रोविडेंट फंड और RFA ये दो ही आपके मेनली सम्स में छपा हुआ रहेगा परक्यूजिट। देखो 4 टाइप का प्रोविडेंट फंड होता था। SPF यानी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, RPF मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, URPF मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और PPF मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड। PPF आपका बॉस नहीं करा के देता है, ये वो प्रोविडेंट फंड है जो हम लोग अलग से खुद कोई बैंक के थ्रू या LIC के थ्रू करवाते हैं, अपना पर्सनल प्रोविडेंट फंड करवा के रखे, वो फुल्ली एग्जम्प्टेड है, वहां पे कोई टैक्स का झमेला नहीं है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट स्टाफ का होता है, ये भी फुल्ली एग्जम्प्टेड है, कोई टैक्सेबल नहीं है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जब वो रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है तो उसमें टैक्सेबिलिटी का कोई झमेला भी नहीं है। तो बच गया केवल RPF पढ़ने लायक, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। आपका बॉस जितना कंट्रीब्यूशन डाल रहा है, आपका बॉस जितना कंट्रीब्यूशन अपनी जेब से डाल रहा है, आपको 12% ऑफ द सैलरी तक छूट मिलेगा, बाद बाकी टैक्सेबल होगा। मान लो आपको बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन जो सैलरी है उसका 12% आप कैलकुलेट किए, बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन का, वो 12% मान लो 1 लाख रुपया आया और आपका बॉस आपके नाम पे प्रोविडेंट फंड अकाउंट में 1,40,000 रुपया डाला है, तो 1 लाख तक का तो छूट मिल गया, बाकी 40,000 टैक्सेबल हो जाएगा। तो आपका बॉस जो कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी जेब से, उसका 12% ऑफ द सैलरी तक छूट मिलेगा, बाद बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। अब उस पर जो इंटरेस्ट का कमाई हुआ, उस पर जो इंटरेस्ट का कमाई होगा उसमें भी 9.5% तक का इंटरेस्ट छूट है। मान लो आपको 12% इंटरेस्ट मिला तो फिर बाकी 2.5% टैक्सेबल कर दो। तो जितना इंटरेस्ट मिला उसका 9.5% निकाल के अलग कर दो, बाद बाकी 2.5% टैक्सेबल कर दो। 9.5% तक इंटरेस्ट में छूट है और प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशन में 12% ऑफ द सैलरी तक छूट है, बाद बाकी टैक्सेबल है। RPF में रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इतने काम का बात जानने लायक है। तो मेरा 3 हिस्सा खत्म। मेरा क्या क्या पार्ट खत्म? नॉर्मल बेसिक सैलरी, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, वो सब का बात खत्म, वो सब खत्म। सेकंड पार्ट अलाउंसेस खत्म, तीसरा पार्ट परक्यूजिट खत्म। तीनों को जोड़ के जितना जितना टैक्सेबल हर एक क्राइटेरिया में आ रहा है, तीनों को टोटल करके एक साथ निकाल लिए साइड में। अब हमको कुछ डिडक्शन मिलता है गवर्नमेंट से। सैलरीड स्टाफ को गवर्नमेंट कुछ छूट देता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। आपके केस में 40,000 है, इस करंट ईयर में वो 50,000 हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन, लेकिन अभी आपके केस में आप 40,000 ही पढ़ो, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 40,000 का, मतलब 40,000 गवर्नमेंट डायरेक्ट छूट दे देता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस का भी छूट मिलता है, वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो एक और छूट मिलता है एंटरटेनमेंट अलाउंस बोल के। एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो ऊपर अलाउंसेस में आप फुल्ली टैक्सेबल कर चुके हो। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो नीचे छूट मत लेना, सिर्फ ऊपर टैक्सेबल कर देना। लेकिन आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो ऊपर टैक्सेबल कर दो फुल्ली और नीचे छूट ले लो। कितना छूट? एक्चुअल अलाउंस 5,000 पर मंथ या फिर 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तीनों में से विचेवर लोअर आप छूट ले लो, बाद बाकी आप टैक्सेबल कर दो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो। स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको है, 40,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको मिलता है। ये था सैलरी चैप्टर।
हाउस प्रॉपर्टी डिस्कस करें आज हम कि पहले एक छोटा डिस्कस कर लेते हैं। एचपी बड़ा पार्ट है। इनकम फ्रॉम पीजीबीपी हमको डिस्कस करना नहीं है क्योंकि वो डायरेक्ट सम में काम आएगा। हम सिर्फ फॉर्मेट आपको एक बार बता देगा कुछ चीजों का। इसके सारे सेक्शन समरी में है, लेकिन इस नोट्स में सब समरी में एकदम। इसमें 2-3 सेक्शन काम का है, वो आपको हम बता देगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीजीबीपी और एचपी करेंगे। कैपिटल गेन ये डिस्कस कर लेते हैं और अदर सोर्स कर लेते हैं फटाफट। तो 3 हेड आज डिस्कस हो जाएगा, 2 हेड नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम लोग सम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास से। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आपका फॉर्मेट क्या होता है? सेल कंसीडरेशन। इसमें आपको फॉर्मेट दिया है क्या, देख लेते हैं एक बार। ये रहा फॉर्मेट। क्या है? सेल कंसीडरेशन मतलब कितना में हम एसेट को बेचे, लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर मतलब कुछ कमीशन ब्रोकरेज अगर लगा बेचने का तो वो माइनस करेंगे, तो आ जाएगा नेट सेल कंसीडरेशन। लेस करेंगे अगर ये मेरा शॉर्ट टर्म एसेट है। शॉर्ट टर्म एसेट किसको बोलते हैं, कोई बता सकता है? एसेट कब लॉन्ग टर्म और कब शॉर्ट टर्म होगा? मनीष तुम अकाउंट्स का बता दिया हमको। नहीं ठीक है, सुनो, 1 साल वाला नियम है, लेकिन वो शेयर बॉन्ड डिवेंचर्स के लिए। शेयर बॉन्ड डिवेंचर्स अगर 1 साल से कम का है तो शॉर्ट टर्म, 1 साल से ऊपर का है तो लॉन्ग टर्म। बाकी सारा एसेट इनकम टैक्स में 36 महीना के नीचे शॉर्ट टर्म, 36 महीने से ऊपर लॉन्ग टर्म माना जाएगा। अगर आप 36 महीना यूज करने के बाद बेच रहे हो तो आप उस पर लॉन्ग टर्म गेन कमाओगे। और अगर आप 36 महीना से कम यूज करके उसको बेच दिए, मतलब 12 महीना यूज किए, 15 महीना यूज किए, 2 साल यूज किए, 30 महीना यूज किए और उसको बेच दिए, तो वो मेरा शॉर्ट टर्म एसेट कहलाएगा। तो शेयर डिवेंचर बॉन्ड के केस में 1 साल है, बाकी इन सब केसेस में शॉर्ट टर्म 36 महीना का, 36 महीना से कम शॉर्ट टर्म, 36 महीना से ऊपर लॉन्ग टर्म। सर क्यों फर्क पड़ता है इन दोनों में? फर्क पड़ेगा, पहले यही फॉर्मेट हम शॉर्ट टर्म के लिए डिस्कस करते हैं, फिर यही फॉर्मेट हम लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस करेगा। सेल कंसीडरेशन, मान लो मैं एक एसेट 10 लाख में बेचा तो सेल कंसीडरेशन 10 लाख रुपया लिख दिया। मान लो ये ट्रांसफर करने का मेरे को 20,000 का खर्चा हुआ, ब्रोकरेज फोकरेज देना पड़ा, चलो तो 10 लाख माइनस 20 है कि 9,80,000 मेरा नेट सेल कंसीडरेशन हो गया। अब अगर ये शॉर्ट टर्म एसेट है तो हम इसको खरीदे थे मान लो 3 लाख में, तो लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3 लाख, और इसको इंप्रूवमेंट रिपेयरिंग कराने के लिए हम 2 लाख खर्चा किए थे, तो लेस इंप्रूवमेंट 2 लाख, तो 3 + 2 5 लाख, तो 9,80,000 माइनस 5 लाख मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया 4,80,000। लेकिन यही अगर मेरा लॉन्ग टर्म एसेट होता तो सेल कंसिडरेशन में लिखते 10 लाख, लेस एक्सपेंस एंड ट्रांसफर 20,000, तो नेट सेल कंसिडरेशन आता 9,80,000। यहां तक सेम है, लेकिन इसके बाद लगता इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्चुअली में इंडेक्स कब लगता है? जब ये मेरा बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म एसेट है, बहुत ज्यादा नहीं सॉरी, लॉन्ग टर्म एसेट है अगर ये मेरा, तो गवर्नमेंट हमको बोलता है कि भैया तुमको हम जाति नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। मान लो हम 20 साल पहले खरीदा था, 20 साल पहले तो हो सकता है 2 लाख रुपए में खरीद 20,000 रुपए में खरीदा होगा, और अब हम बेच रहे हैं 9,80,000 में, तो हिसाब से तो हम 9,60,000 कमा लिया, दे दो 9,60,000 पे टैक्स। बोलेंगे ये तो लूट लग रहा है, अंदर से फीलिंग आया ये तो लूट लग रहा है सर। बिल्कुल, हमको उसको आज के वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि वो कॉस्ट अगर आज के वैल्यू में होता तो कितना होता। इंडेक्सेशन लगाना पड़ेगा, महंगाई का, इन्फ्लेशन का इफेक्ट देना पड़ेगा। तो इंडेक्स कैसे लगेगा? मान लो इसको हम 2005-06 में खरीदे थे और अब 19-20 में बेच रहे हैं। 5-6 में खरीदे थे, 19-20 में बेच रहे हैं। तो हम आपको एक चीज दिखाते हैं स्क्रीन पे, ये देखो ऐसे इंडेक्स दिया हुआ रहता है। 2001-02 का इंडेक्स ये लोग 100 माना है, उसके बाद हर ईयर का इंडेक्स दिया हुआ है। 2019-20, 2021 का भी इंडेक्स होगा, 19-20 का शायद 326 है, हम देख के बता देगा। एक बार मान लो हम 18-19 में बेचा और 2005-06 में खरीदा था, 2005-06 का इंडेक्स कितना दिखा रहा है? 117, और 2018-19 का इंडेक्स कितना दिखा रहा है? 280। तो 117, 280। मान लो हम 20, अब वही फॉर्मेट पे हम दोबारा आते हैं।
तो सेल कंसिडरेशन था 10 लाख, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर लगा था 20,000, नेट सेल कंसिडरेशन 9,80,000। अब मान लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरा 2005-06 में हम बोले 20,000 रुपये में खरीदे थे हम, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 117 मतलब उस साल का इंडेक्स मल्टीप्लाई बाई आज का इंडेक्स जो बेच रहे हैं तब, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 117 इंटू 280 करो एक बार, वैल्यू कितना आएगा? 20,000 डिवाइडेड बाई 117 इंटू 980, डिवाइडेड बाई 117 इंटू 980, हाँ 1,67,521। नहीं हम कुछ गलती की। कितना इंडेक्स है आज का? 18-19 का 280 है, सॉरी हम 980 से मल्टीप्लाई कर दिए। कितना फिगर आएगा मनीष? हाँ 47,863। तो 47,863 में हम उसको बेच रहे हैं, खरीदे थे। 47,863 में हम उसको खरीदे थे। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुआ 47,863 और मान लो उसको इंप्रूवमेंट करवाया था हम 11-12 में, तो जब 11-12 में हम उसको इंप्रूवमेंट करवाया था, मेरे 11-12 का इंडेक्स कितना था? 11-12 का इंडेक्स था 184। और मान लो हम 25,000 रुपया खर्चा किया था इंप्रूवमेंट के लिए, उसका इंप्रूवमेंट के लिए हम 25,000 रुपया खर्चा किया था, तो 25,000 डिवाइडेड बाई कितना इंडेक्स है 11-12 का 184, तो 25,000 डिवाइडेड बाई 184 इंटू 280 हम आज का वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, मतलब उस ईयर का प्राइस डिवाइडेड बाई उस ईयर का इंडेक्स मल्टीप्लाई बाई आज का इंडेक्स, तो मेरा कन्वर्जन आ जाएगा। मान लो हम 25,000 रुपये खर्चा किए थे, तो 25,000 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 280 लगभग आएगा 38,000 समथिंग। तो मेरा फिगर आ गया। इन दोनों फिगर को हम माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब अगर इस पैसा को हम सर्टेन जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, देखो हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल है, हिसाब से ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल है, लेकिन इस पैसा को हम कुछ सर्टेन जगह है जहां अगर इन्वेस्टमेंट कर दें तो मेरे को कैपिटल गेन नहीं देना पड़ेगा। सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, EEF, G, GA, GE ये सब है, लेकिन आपके सारा सेक्शन नहीं, आपके 4 सेक्शन है सिलेबस में, 4 या 5। तो वो 4-5 जगह अगर हम इन्वेस्टमेंट कर दें, पूरा पैसा जितना हम गेन कमाए पूरा इन्वेस्ट कर दें तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर मान लो हम गेन कमा रहे हैं यहाँ पे 7 लाख का हम गेन कमा रहे हैं मान लो, और हम इसमें से 5 लाख इन्वेस्ट किया तो बाकी 2 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। तो वो एग्जम्पशन सेक्शन भी पढ़ेंगे 2 मिनट के अंदर। अब आता है टैक्स कितना लगेगा, मेरे को टैक्स कितना देना पड़ेगा, टैक्स ऑन कैपिटल गेन कितना है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जनरली 15% टैक्स है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर हम कमाते हैं तो 15% टैक्स है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर हम कमाते हैं और हमको STT लगता है मेरे ऊपर, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये शेयर्स के लिए होता है जनरली, तो मेरे को 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। ये देखो ये रहा। हाँ, अगर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से कम है तो रेट ऑफ टैक्सेशन नील है, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरा 1 लाख से ज़्यादा है तो 10% वो एक्स्ट्रा अमाउंट का हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरली 10% है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% है। इतना याद रखना, आपका काम कर जाएगा। अब आता है हम कहाँ इन्वेस्ट करें तो कितना छूट मिलेगा। ये रहा वो चार्ट, आज का आखिरी टॉपिक। अगर हम सेक्शन 54 में पैसा इन्वेस्ट कर देता है, हम कहाँ से कमाए वो कैपिटल गेन। अगर हम कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाए रेसिडेंशियल हाउस से, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं, अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमा रहा घर बेच के, तो हम अगर एक घर खरीद लेता है इंडिया में या एक घर बनवा लेता है इंडिया में, तो मेरे को घर पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हम एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया घर बेच के और हम घर ही में वो पैसा इन्वेस्ट कर दें,
और या तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाने के 1 साल के अंदर अंदर या 2 साल पहले, मान लो वो घर बेचने के पहले एक घर खरीद लिया था या बनवा लिया था तो भी हमको छूट मिल जाएगा, और वो गेन कमाने के बाद भी अगर हम घर बनवाता है या खरीद लेता है तो भी हमको छूट मिल जाएगा। टाइम लिमिट क्या है? विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। अगर हम खरीद रहे तो, और बनवा रहे तो 3 साल के अंदर अंदर हमको बनवाना पड़ेगा। तो आज अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाए तो आने वाला 1 साल में या बीता हुआ पिछला 2 साल में अगर हम कोई घर खरीदा है तो हम एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, या फिर अगर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आज हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाए, आज से 3 साल के अंदर अंदर हम घर बनवा लेते हैं तो भी हमको छूट मिल जाएगा। ये वाला कितना छूट मिलेगा? वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अमाउंट या फिर जितना अमाउंट इन्वेस्ट किए। लेकिन एक क्राइटेरिया है, ये जो घर हम बनवा रहे हैं नया, इसको हम 3 साल तक बेच नहीं सकते। फिर ये जो नया घर खरीदा या बनवाया है इसको 3 साल तक बेच नहीं पाएगा। तो अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाता है घर बेच के और एक घर ही में इन्वेस्ट कर देता है और उसको 3 साल तक मेंटेन करता है तो मेरे को कैपिटल गेन नहीं देना पड़ेगा। 54 EC ये क्या बोलता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ। कोई लैंड या बिल्डिंग या बोथ अगर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है उसको हम बेचते हैं और उसको नेशनल हाईवे या रूरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन या इंडियन रेलवे इनके कोई फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये जो बड़े बड़े गवर्नमेंट के नेशनल अथॉरिटी प्रोजेक्ट चलते हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट चलते हैं, इनमें से रेलवे का प्रोजेक्ट है, इनमें हम वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, वो भी अगले 6 महीने के अंदर अंदर, तो हमको छूट मिलेगा जितना अमाउंट कैपिटल गेन कमाए या जितना इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन 50 लाख से ज़्यादा का छूट नहीं मिल सकता। अच्छा, इनमें जहाँ हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे वहाँ 5 साल तक हमको इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। तो 54 EC भी बोलता है लैंड या बिल्डिंग बेचे हो, लेकिन पैसा इन्वेस्ट कहाँ की हो? लैंड या बिल्डिंग में नहीं, गवर्नमेंट का इनमें से किसी प्रोजेक्ट में, वो भी अगला 6 महीना के अंदर अंदर, और फिर 5 साल तक वो पैसा आप उठाओ नहीं, वहीं पे इन्वेस्टेड रहने दो, तो आपको इस कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगवाएंगे, माफ कर देंगे। जो 54F बोलता है हम कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाता है रेसिडेंशियल हाउस से। 1 रेसिडेंस हाउस इंडिया से शुड नॉट बी मोर देन 1 हाउस। हाँ, मेरे पास एक ही घर होना चाहिए इंडिया में, और उस पैसा को हम कंस्ट्रक्शन में दोबारा डाल देते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन में। यहाँ पे घर बनाने नहीं बोला है, कोई भी कंस्ट्रक्शन में अगर हम डाल देते हैं तो भी हमको छूट मिल जाएगा, और 3 साल तक हम उस घर को बेच नहीं सकता। तो ये कुछ एक 3 सेक्शन ये आपके काम का है, तो ये जगह इन्वेस्ट करते हो तो आपको छूट मिल जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ज़्यादा कुछ झमेला नहीं है। आपको कोई भी लॉटरी इनकम मिलता है, आपका टैक्सेबल है 33.33%। आपको अगर कोई भाड़ा कमाते हो, आप मशीन भाड़ा पे लगा के अदर सोर्स से, आपको टैक्सेबल हो जाएगा। आप कंपोजिट रेंट कमाते हो, टैक्सेबल हो जाएगा। आपको डिविडेंड मिलता है, इंडियन कंपनी से मिले तो एग्जम्प्ट है, फॉरेन की कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो टैक्सेबल है। आपको पेंशन मिलता है, फैमिली पेंशन, मतलब आपके घर वालों का पेंशन आपको मिल रहा है, तो 15,000 या 1/3 तक का छूट है, बाद बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। 15,000 और 1/3 तक का छूट, बाद बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। गिफ्ट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है, 50,000 तक का गिफ्ट मिले, एग्जम्प्टेड है इंडिया में। 50,000 के ऊपर का गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज मिले, शादी पे मिले 50,000 के ऊपर का गिफ्ट तो एग्जम्प्टेड है, लेकिन शादी के अलावा मिले तो टैक्सेबल है, ये ध्यान रखना। खाली कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो 5% ऑफ द कंसिडरेशन या 50,000 लोअर तक का छूट, बाद बाकी टैक्सेबल। अच्छा, गिफ्ट अगर इन रिलेटिव से मिलता है तो भी छूट है। रिलेटिव मतलब यहाँ पे सब आ गए, आप एक तरीके से समझो सारे घर वाले आपके। इसके अलावा यहाँ पे पढ़ने लायक बात है, नहीं इसके अलावा आपके कुछ काम का बात नहीं। डिविडेंड वाला बात आपको हम बता दिया, उतना ही आपके लिए काम का बात है। बस, तो अभी यही रख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पीजीबीपी थोड़ा सा बताएंगे आपको, काम का जो आपका बात है, एचपी बताएंगे, और ये डिडक्शंस वाला पार्ट है 80C वाला, 80C 80DD 80DDB, उनका पार्ट डिस्कस करेंगे 2 से 3 पेज का। तो अपना मोटा मोटी ये पूरा चैप्टर कंप्लीट पूरा